मित्रों, आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और महादेव इस वैश्विक महामारी से हम सभी की रक्षा करें। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती रही हैं इस कोरोना काल में, जिससे कि हम सभी और पूरा विश्व इससे पीड़ित रहा है। जैसा कि हम जानते हैं इस चीज़ों को कि कभी भी यह जीवन चक्र है जो रुकता नहीं है और ना ही इसे रोकने की किसी में हिमाकत है कि कोई ऐसी हिमाकत करे जो जीवन चक्र को रोक पाएगा। दोस्तों, ऐसी प्रक्रियाओं में जब भी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे इलेक्टेड लोग जो हैं वो वैश्विक स्तर पे सभी जितने भी नेता हैं हमारे, वो सभी ये काम कहते हैं कि अपने काम को अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने काम को करते रहिए। इसमें सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लिब्रस क्लासेस के एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत किए हैं। इस पोर्टल पे, इस ऐप के द्वारा हम आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए पहले तैयार करते हैं। जैसा कि क्लास में जो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि चाणक्य ने चाणक्य नीति के अंतर्गत एक बात कही थी कि सफलता रूपी मोती निष्ठुरता की सिपी में पलता है। तो अपने आप को निष्ठुर बनाना इस काल में बड़ा जरूरी है। और वह निष्ठुरता कैसी होनी चाहिए कि मानसिक सबलता की बड़ी आवश्यकता है। मानसिक सबलता व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व को निखारने का एक मौका देती है। मित्रों, आप स्वयं में एक अपने आप से एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि विगत कई सालों में क्या अपने आप से रूबरू होने का अवसर मिला था आपको? नहीं। तो हम किसी भी चीज को एक पॉजिटिव नजरिए से देख सकते हैं। आपदा को अवसर के रूप में देखना हमारे लिए भी ये एक बड़ा ही एडवेंचरस है, एक नया अनुभव है कि हम आपको आप के न होने पर भी आपको शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं और आपसे इस वेब की दुनिया के द्वारा जुड़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा विषय है बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के इस क्षेत्र में आज जब सीटेट की परीक्षाएं होने वाली हैं और सीटेट की परीक्षाओं के लिए हम लोगों ने बैच भी शुरू किया था। कई सारे बैचेज में हम लोग आगे भी बढ़े थे, लेकिन इस वैश्विक आपदा की वजह से सब कुछ शिथिल पड़ गया। पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर हो गए हम। और निश्चित रूप से हम अपने आप से जब ये प्रश्न पूछते हैं तो एक बड़ा ही अनोखा सा लगता है कि सब कुछ हमारे पास होते हुए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक बड़ा ही अनजाना सा डर मन में बैठ जाता है। तो निश्चित रूप से हम उससे निकलने का प्रयास करते हैं कि क्यों ना हम इससे बाहर निकलें और कुछ नया करने का प्रयास करें। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए हम सीटेट के सिलेबस की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करते हुए और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा कि वो कौन सा कहां पे क्या महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई चीज इसमें दिक्कत होगी तो आप वीडियो पॉज कीजिएगा, पानी पीजिएगा और पानी पी के थोड़ा सा टहल लीजिएगा, फिर बैठिएगा और फिर उस चीज को आगे सुनिएगा। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें जानना जरूरी होता है। हमारी जिज्ञासाएं प्रबल होती हैं और जिज्ञासा उत्पन्न कराने का जो कार्य होता है वो यहां से होता है। कब, क्या और कैसे, इन चीजों, ये तीन चीजें हमारी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कब, क्या और कैसे। कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है। जीवन में कभी भी अपना रास्ता दूसरों से न पूछ के स्वयं अपने रास्ता का निर्माण करना और उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए उस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक वस्तुओं को संग्रहित करते हुए उनका उपयोग करना ही सफलता का प्रथम चरण है। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी का हमारा जो टारगेट है वह है सी टेट का एग्जाम
और इस सीटेट के एग्जाम के पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं, तो पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले बात अगर करें तो बाल विकास और उसकी अवधारणा की बात करते हैं। मित्रों, बाल विकास एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और इसमें अवधारणा की बात जब भी हम कहते हैं तो किसी भी बालक का विकास बालक के जन्म की प्रक्रिया से प्रारंभ होकर और उस बालक के बाल्यावस्था के अंत तक, युवावस्था में पहुंचने तक किस सभी स्टेप के बारे में, सभी अवस्थाओं के बारे में जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन को हम बाल विकास के अंतर्गत रखते हैं। मनोविज्ञान के इस बाल विकास वाले भाग में जब हम बात करते हैं तो हम 3 चीजें रखते हैं, ध्यान रखते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान का पार्ट, दूसरा होता है शिक्षण का पार्ट जिसे पेडागोजी कहा जाता है, और तीसरा होता है वह होता है शिक्षण और मनोविज्ञान का एक कॉम्बिनेशन पैक्ट, जहां पे शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ा जाता है। थॉर्नडाइक ने इसे जोड़ने का सबसे पहला काम किया था। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन तीनों चीजों के बारे में देखिए, हम तीनों को अलग अलग कलर से लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस चीजों को। तो दोस्तों, जब भी हम इसमें बाल विकास की बात करते हैं तो बाल विकास के अंतर्गत 3 चरण, प्रारंभ में 3 चरण लिए गए थे। सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। बाद में भारतीय दर्शन के अनुरूप इसमें परिवर्तन किया गया, और यह परिवर्तन किस रूप में हुआ? अवस्थाओं के रूप में। जैसे कि हमारे यहाँ 4 अवस्थाओं की बात की जाती है, 4 अवस्थाएं हमारे भारतीय दर्शन में बात की जाती है। सनातन परंपरा में 4 अवस्थाओं की बात की जाती है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसी 4 अवस्थाओं को मानव जीवन की अवस्थाओं से जोड़ा गया। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, 4 अवस्थाओं में। लेकिन वहां पे एक जिज्ञासु व्यक्ति आया, फ्रायड, और फ्रायड ने कहा नहीं साहब, 4 अवस्थाएं तो ठीक नहीं है, क्योंकि इन अवस्थाओं का भी तो विभाजन होगा। और उसने मानव जीवन का प्रारंभ पुष्वन काल से प्रारंभ किया, जहां से फर्टिलिटी शुरू होती है। पुष्वन से, जहां पर एक पुरुष एक महिला के आपसी संसर्ग की क्रिया के द्वारा जब एक नए जीव का निर्माण होता है, दोनों के गुणसूत्र आपस में मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं, और वहां से फ्रायड ने नई व्यवस्था के अनुरूप एक चरण बताया, और जिसे उसने कहा गर्भावस्था। और गर्भावस्था से सीटेट में 3 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं मित्रों। तो गर्भावस्था, उसने गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था 7 चरणों में विभाजित किया, और इनका पुल बताया किसे? किशोरावस्था को। किशोरावस्था को कहा कि यह क्या है? यह मानव जीवन का पुल है, जिसे एक संधि काल का नाम दिया जाता। और यह प्रश्न कई बार यूपी टेट और सीटेट में पूछा जाता है कि संधि काल किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था को संधि काल कहा जाता है। फ्रायड ने इसकी व्याख्या की। अब बाल विकास की अवधारणा और बाल विकास में इन तीनों अवस्थाओं में बालकों में किस प्रकार से उनमें डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट को, उस विकास की प्रक्रियाओं को सीखना। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे बाल विकास की, और बाल विकास की अवधारणा की। जो मैं आपको बता रहा था यही इसकी अवधारणाएं हैं। कौन सी अवस्था की क्या विशेषताएं हैं, किसमें मानसिक विकास कहां होता है, शारीरिक विकास किसमें तीव्र होता है, किस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास तीव्र होता है, और इन सभी अवस्थाओं को अवधारणाओं के रूप में लिखते हैं। फिर इससे संबंधित कुछ सिद्धांत है कुछ मनोवैज्ञानिकों के, उसकी चर्चा हम सिद्धांतों में करते हैं। और पुनः आगे बढ़ते हुए बाल विकास में, यानी कि शैशवावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक बालक के अधिगम में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, और उस अधिगम के परिवर्तन को हम अधिगम से संबंध स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार हम पहले यूनिट में देखते हैं कि बाल विकास, अवधारणा, सिद्धांत और अधिगम से संबंध।
बात करते हैं हम लोग दूसरे यूनिट में आते हैं। जब भी किसी बालक का विकास होता है तो कहा जाता है, हिंदी में कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। अर्थात बालक को भविष्य में जो बनना है उससे संबंधित चीजों का विचार जो उत्पन्न होता है बालक में, उन चीजों को मित्रों बताया जाता है कि वह उसके सामाजिकरण, उसके एनवायरमेंट, उसके वंशानुक्रम के आधार पर यह निर्धारित होता है, जिसके बारे में फ्रायड ने एक बड़ी अच्छी चर्चा की। फ्रायड ने कहा जिसे जो बनना है वो प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है। तो प्रारंभिक 5 वर्षों में ऐसा क्या होता होगा कि बालक बन जाता होगा? तो प्रारंभिक 5 वर्षों का जो एटमॉस्फियर होता है वह बालक के जीवन को निर्मित करने का कार्य करता है और आधारशिला मानी जाती है। इसे क्रो एंड क्रो इसकी चर्चा करते हैं, वॉटसन इसकी चर्चा करते हैं और सभी मनोवैज्ञानिक इसकी चर्चाओं के बारे में विस्तृत व्याख्या करते हैं। और इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम के प्रभाव में रोगों से संबंधित समस्याएं, वंशानुक्रम के अंतर्गत बुद्धि से संबंधित समस्याएं, शारीरिक निर्माण से संबंधित समस्याएं और उसकी विशेषताओं के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। दूसरी बात आती है वातावरण। जैसा देश वैसा भेष। जो जिस एटमॉस्फियर में रहता है वह उसी प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसा कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वॉटसन कहता है, वॉटसन कहता है कि तुम अपना बच्चा मुझे दो, तुम जो चाहोगे मैं वो बना के दूंगा, डॉक्टर या इंजीनियर। तो डॉक्टर या इंजीनियर, उसके पास कोई मशीन तो है नहीं कि एक तरफ से डाला दूसरी तरफ से डॉक्टर और इंजीनियर निकाल दिया। ऐसा तो कुछ नहीं होगा। होगा तब क्या? इसकी चर्चा हम करते हैं वातावरण के चैप्टर में कि किस प्रकार से एटमॉस्फियर का यानी कि हमारे वातावरण का प्रभाव बालकों के ऊपर पड़ता है और बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और उसी व्यक्तित्व निर्माण की व्याख्या हम वातावरण के पार्ट में पढ़ते हैं। और इसके बाद आता है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। सामाजिकरण का बहुत प्रभाव होता है मित्रों। एक बच्चा अपने मामा के घर रहता है और वह जिद्दी हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो उसका जैसा समाज होता है, जिस प्रकार से बच्चे के साथ व्यवहार किया जाता है, उसके व्यवहार में उसी का प्रतिरूप दिखाई देता है, जिसे हम साइंस में कहते हैं एक्शन रिएक्शन। वही चीजें यहां पे आती हैं सामाजिकरण का प्रभाव। जिस प्रकार का सामाजिकरण होता है बालकों का व्यक्तित्व का विकास ठीक उसी प्रकार से होता है। अगली बात हम करते हैं, हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जीन पियाजे। जीन पियाजे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं नंबरों की चर्चा करूंगा तब उसकी बात करेंगे हम। पियाजे ने अपने सिद्धांत में अवस्थाओं को अलग अलग 4 भागों में बांटा और 4 भागों में बांट के इसकी व्याख्या की। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे 100% क्वेश्चन आना ही आना है। यह किसी भी रूप में क्वेश्चन आना ही आना है, इससे संबंधित क्वेश्चन। दूसरा बात आता है कोहल वर्ग का। कोहल वर्ग का सिद्धांत जो है वह नैतिकता से संबंधित सिद्धांत है और नैतिकता से संबंधित सिद्धांत की जब भी व्याख्या होती है तो कोहल वर्ग पियाजे के अनुगामी सिद्धांतों की व्याख्या अपने सिद्धांत में किए हैं और उसकी चर्चा हम करते हैं कोहल वर्ग के सिद्धांतों के अंतर्गत। और तीसरा आता है वैगोत्स्की। वैगोत्स्की एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। तो इनका जो निर्माणवाद का सिद्धांत है, जिसे हम एक शब्द में कहते हैं ZPD, ZPD थियरी कहते हैं दोस्तों, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट संभाव्य विकास सिद्धांत। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत होता है वह निर्माणवाद का सिद्धांत होता है कि बालक जिस एटमॉस्फियर में, जिस सामाजिकरण जो भी सामाजिकरण बालक का होता है, जिस एटमॉस्फियर में बालक रहता है, उस प्रकार से बालक का निर्माण होता है। और उस निर्माण में कौन कौन सी चीजें बेहतर होती हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे वैगोत्स्की के सिद्धांतों में। आगे बात करते हैं दोस्तों, चौथा पॉइंट हमारा आता है बुद्धि निर्माण, इंटेलिजेंसी कंस्ट्रक्शन। बुद्धि निर्माण किस प्रकार से होता है? छोटे बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा होता है, उसे खेलते हैं बच्चा
तो उसे हम क्या करते हैं कि एक खिलौना हाथ में देते हैं और एक खिलौने को हाथ में पकड़ के ऐसे हिलाता है और फिर उस खिलौने को छोड़ देता है। और फिर जब भी बच्चा रोता है तो वो खिलौना दिखाते तो बच्चा उसे पकड़ के आनंदित होता है। यह आनंद की पराकाष्ठा उसके व्यवहार में परिवर्तित हो जाती है और इंटेलिजेंसी को कई सारे फैक्टर में विभाजित किया जाता है। इंटेलिजेंसी की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें इंटेलिजेंसी में बुद्धि निर्माण में कई सारे सिद्धांत आते हैं, जैसे कि एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत। इसमें कई सारे सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं जो बुद्धि निर्माण से संबंधित होता है। और बुद्धि से ही बालकों में उत्पन्न होती है भाषा, और भाषा व्यक्ति के विचारों को प्रस्तुत करने का कार्य करती है। तो बुद्धि जिस प्रकार की बौद्धिक क्षमता होती है उसी प्रकार से भाषा का विकास होता है, और भाषा का विकास बालकों में विचार निर्माण से संबंधित होता है। भाषा का विकास बालकों के विचार से निर्गत होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है भाषा और विचार। इसके बाद हम बात करते हैं कि यह भाषा विचार जो होता है यह क्या सब में समान होता है? नहीं। बुद्धि क्या सबकी समान होती है? नहीं। तो यह अंतर जो सब में समान नहीं होता है, तो अंतर क्या होता है? अंतर होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, और जिसकी चर्चा हम करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के पार्ट में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता। यह व्यक्तिगत विभिन्नता है क्या? कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक आधार पर भिन्न होता है, और यह भिन्नता ही व्यक्ति को विशिष्ट बनाती है, व्यक्ति को सामान्य बनाती है और व्यक्ति को अति सामान्य बनाती है। जैसी भी उनकी विशेषताओं की बात करते हैं हम उसकी चर्चा करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए मित्रों, अब आते हैं हम नीचे 8वें पॉइंट पे अपने, संज्ञान, संवेग, अभिप्रेरणा एवं अधिगम। जब भी हम बात करते हैं कि संज्ञान और संवेग, इमोशंस की, मैकडूगल अपने सिद्धांत में कई प्रकार के इमोशंस की बात किया, लेकिन यह इमोशन उत्पन्न कैसे होते हैं? संज्ञान से। जैसे जैसे हमें जिन चीजों का संज्ञान, बालकों के विकास में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालकों के विकास में जिस प्रकार से उनका संज्ञान उत्पन्न होता जाता है उसी प्रकार से उनके संवेगों में भी वृद्धि होती जाती है। बालक छोटा होता है, सांप देखता है, उसे डर नहीं लगता, वो उसे खेलने जाता है। क्यों? क्योंकि उसे हर वस्तु खेलने की वस्तु लगती है। लेकिन वही बालक जब सांप के बारे में जान लेता है तो उसे भ्रम नहीं रहता है। वह क्या होता है? उस सांप को देख के उसके अंदर भय का संवेग उत्पन्न होता है। वाटसन इसकी चर्चा करता है, कहता है कि नहीं, जब भी हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है तभी हमारा संज्ञान उत्पन्न होता है। और संज्ञान और संवेग दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजा आता है इसको पढ़ने और पढ़ाने में। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे संज्ञान और संवेग में। इसके बाद बात आती है मोटिवेशन एंड लर्निंग की, अभिप्रेरणा एवं अधिगम। अभिप्रेरणा और अधिगम, अभिप्रेरणा क्या है और अधिगम क्या है? किसी भी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया होनी चाहिए। उद्दीपक उत्पन्न होगा तो अनुक्रिया होगी, और उद्दीपक और अनुक्रिया के इसी आपसी संबंध की व्याख्या जो होगी हम उसे पढ़ेंगे अभिप्रेरणा और अधिगम में। अब आगे हम बात करेंगे शिक्षा की। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि शिक्षा और मनोविज्ञान का कम्बो पैक, अब इसको इस रूप में समझना है। हम इसको कई रूप में समझ सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा एक मानना है कि कभी भी पढ़ाई का मजा लेके पढ़ना चाहिए। जो भी पढ़ रहे हैं हम उसमें अपने आप को इतना तल्लीन कर दो, इतना मजा है उस काम को करने में कि आपको अच्छा लगे और आपका डेवलपमेंट हो। रुपया पैसा कुछ दिनों के लिए होता है, कोई काम करके आप तरक्की पा सकते हैं, पढ़ के आप डिग्री ले सकते हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हो और उस काम से यदि आपको मोहब्बत है तो फिर वो आजीवन आपको सफलता देता रहेगा। जिस काम को आप कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीटेट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो सीटेट की पढ़ाई में आप अपने आप को इसलिए नहीं पढ़ो कि हम पास हो जाए ना, पास होना तो सामान्य सी बात है। आप उसको पढ़ो कि आपको उसको पढ़ने में मजा आ रहा है, और अब देखो आपका रिजल्ट भी हमेशा बेहतर आएगा।
आप हर चीज में जिज्ञासु बनो, जानने की कोशिश करो कि अगर ये ऐसा है तो क्यों है, क्या है इसमें। आखिर ऐसी जिज्ञासा अपने आप में खुद उत्पन्न होनी चाहिए, और यही जिज्ञासा जो होती है वो किसी भी विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। इन जिज्ञासाओं को जोड़ने का जो काम होता है दोस्तों, हम यहां से शुरुआत करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, आखिर ये है क्या? बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहेंगे और प्रगतिशील शिक्षा किसे कहेंगे? बात दोनों ही एक ही लाइन में दोनों बात भी लिखी हुई है। बाल केंद्रित शिक्षा अर्थात बालकों को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाए। दूसरी बात है बालकों को केंद्र में, ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल प्रत्येक बालकों पर ध्यान होगा। कोई बालक तेज होगा, कोई बालक कमजोर होगा। जो बालक कमजोर होगा उसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए क्या करेंगे, जो बालक अति तीव्र है उसकी और तीव्रता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उनके आवश्यकता अनुसार उनको शिक्षा प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा में आ जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा, बालकों के डेवलपमेंट के लिए जब हम शिक्षण की एक विशिष्ट व्याख्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा में आ जाएगा। दोस्तों इसकी चर्चा हम लोग करेंगे बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में। और इसके बाद दूसरा जो टॉपिक हमारा है, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो ये है क्या जो इतना इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं इतनी थोड़ा सा जोर देके कह रहा हूं, यह है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। अब सबको जोड़ेंगे, जो खिचड़ी बन रही है तो खिचड़ी क्या हो जाएगी, सब कुछ एक में है तो स्वादिष्ट भी हो सकती है, जब कॉम्बिनेशन सबका बेहतर होगा तो उसी कॉम्बिनेशन को हमको पढ़ना है कि कॉम्बिनेशन क्या है समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, समावेशी शिक्षा किस कारण है, समावेशी शिक्षा में हमें किन चीजों को फोकस करना चाहिए जहां से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे चीजों को हम कवर कर सके। और उसके लिए और उसके लिए हमको पढ़ना होगा पिछड़े बालक, पिछड़ा कौन है, वंचित बालक किसे कहेंगे, प्रतिभाशाली बालक, आखिर प्रतिभाशाली की श्रेणियां क्या हैं, कितने प्रतिभाशाली होते हैं, सामान्य प्रतिभाशाली, विशिष्ट प्रतिभाशाली, ठीक है। सृजनात्मकता में भिन्न भिन्न प्रकार की सृजनात्मकता है, कोई मानसिक सृजन होता है और कोई सामाजिक सृजन होता है। तो देखिए, इससे पहले सृजनात्मकता की सिर्फ एक व्याख्या की जाती थी। हम सृजनात्मकता को 3 चरणों में बांट के पढ़ेंगे, सामाजिक सृजनात्मकता, मानसिक सृजनात्मकता और शारीरिक सृजनात्मकता। 3 प्रकार के सृजनात्मकता की बात करेंगे। उसके बाद आता है विशेष आवश्यकता वाले बालक। ये एक ऐसा लाइन है जिससे हर साल एक क्वेश्चन आना है और मात्र 10 लाइन पढ़ना है आपको। 10 बीमारियों के नाम पढ़ने हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलना ही मिलना है। अब विशेष आवश्यकता वाले बालक आप समझ सकते हैं कि डिमेंशिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया आदि बीमारियों से संबंधित जो बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकता कैसी होती है, उनको किस प्रकार से शिक्षण कार्य किया जाता है उनके साथ, उन्हीं आवश्यकता वाले बालकों की चर्चा हम इसमें करते हैं। और इसके बाद आता है बालकों का सोचना एवं सीखना। बालक सोचते कैसे हैं और बालक सीखते कैसे हैं, बालकों का सोचना क्या है, किस प्रकार से हम बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं और बालक उन चीजों को कैसे सीखते हैं। आपके हमारे सीखने की जो एक पावर कह सकते हैं, एक क्षमता कह सकते हैं, एक कैपेबिलिटी जो हमारी है, कैपेसिटी जो हमारी है, वो एक बच्चे से बहुत ऊपर की होती है। तो बच्चों को कैसे सोचना और सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिसकी बात हम इस समावेशी शिक्षा के पार्ट में करते हैं। इसके बाद आता है कि बालक समस्या समाधक एवं वैज्ञानिक अन्वेषक। अभी मैंने आपसे कहा जिज्ञासा, और वैज्ञानिक अन्वेषण सिर्फ उसी पे आधारित होता है कि बच्चों में किस प्रकार से जिज्ञासा उत्पन्न किया जाए कि वह अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करने के लिए प्रेरित होते हैं। और इसी को शिक्षण में कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। और करके सीखना ही क्या होता है, समस्या समाधक होता है। और उसी की चर्चा हम इसमें करेंगे कि समस्या समाधक एवं वैज्ञानिक अन्वेषक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दोस्तों अपने लास्ट पॉइंट में आते हैं, शिक्षण का पॉइंट जिसे पेडागोजी कहा जाता है।
मूलतः पेडागोजी मतलब लोग सोचते हैं अरे बड़ा टफ होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही चीजें हैं जो हम दैनिक व्यवहार में करते हैं और सिर्फ उसी को क्या करना है, एक वैज्ञानिक सोच के आधार पर प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। जैसे सबसे पहले शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं करके सीखना, देखकर सीखना, जो चीजें जिससे भी हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे सीखना, लर्निंग क्या है, व्यवहार का परिवर्तन ही अधिगम है। तो उस व्यवहार में जैसे जैसे हम परिवर्तन लाते हैं, उसी को जब हम वैज्ञानिक आधार पर रखते हैं तो सभी समस्त प्रक्रियाओं के अंतर्गत आ जाती है, जिसकी बात हम करते हैं शिक्षण अधिगम के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। अब दोस्तों, जब भी हम वैकल्पिक अवधारणाओं की बात करते हैं तो इस वैकल्पिक अवधारणा में संज्ञानात्मक अवधारणा आती है, इससे संबंधित मानवतावादी उपागम आते हैं। और देखिए, इसमें हमको पियाजे के सिद्धांत में जो आत्मसातकरण हम पढ़ते हैं, जो समावेशीकरण पढ़ते हैं, समंजन पढ़ते हैं, एसिमिलेशन जिसे कहते हैं हम, समंजन पढ़ते हैं, एडॉप्टेशन पढ़ते हैं, अनुकूलन पढ़ते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारी वैकल्पिक अवधारणा के अंतर्गत आती हैं। तो अर्थात हमको अगर अपनी पेडागोजी सही करनी है तो हमको एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पियाजे अगर आपने पढ़ लिया तो वैकल्पिक अवधारणा बहुत आसान है और हम पढ़ेंगे, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पियाजे को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पियाजे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि आजीवन आप कभी पियाजे नहीं भूल सकते हैं। पियाजे की वैकल्पिक अवधारणाओं को आप कभी नहीं भूल सकते हैं। इसमें मानवतावादी उपागम के साथ साथ अन्य चीजों को भी हम जोड़ते जाते हैं, जैसे कि मैस्लो का अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत। तो मैस्लो के सिद्धांत में जब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं मैस्लो के सिद्धांत में, और उससे हम शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम आवश्यकता की आवश्यकता, आत्मसातकरण की आवश्यकता, और सबसे लास्ट में हम उसमें जाते हैं कि सौंदर्य और कलापरक आवश्यकताओं की बात जब इसमें हम करते हैं तो उसके एक ट्रायंगल को, एक त्रिभुज को हम इसी रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। और उस वैकल्पिक अवधारणाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है त्रुटियां। बच्चा है तो गलती तो करेगा, और गलती करेगा तो गलती से सीखेगा। मिस्टेक इज अ नॉट मैटर, बट अगेन मिस्टेक इज अ ब्लंडर। गलती करना कोई मामला नहीं होता है, लेकिन उसी गलती को दोहराना क्या होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है, ब्लंडर मिस्टेक होता है। सो दैट हम जब भी इसकी बात करते हैं तो बालकों को त्रुटियों के माध्यम से अधिगम कराना ही क्या होता है, हमारी वैकल्पिक अवधारणा में शामिल होता है। और दोस्तों, सबसे लास्ट में हम आते हैं एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 के अंतर्गत। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जब शिक्षा को एक मूल अधिकारों में जोड़ा गया तो उन मूल अधिकारों के अंतर्गत नई शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी, और उस प्रणाली में बालकों से संबंधित विशेषताओं के बारे में जो परिवर्तन किए गए थे, बालकों की शिक्षा के बारे में जो परिवर्तन किया गया था, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जो परिवर्तन किया गया था, वो था एनसीएफ 2005। और जब बालक बेहतर होंगे तो कैसे बेहतर होंगे, जब तक उनके शिक्षक बेहतर नहीं होंगे। और शिक्षकों की बेहतरी के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि उनमें क्या होनी चाहिए, प्राथमिक योग्यताओं की आवश्यकता होनी चाहिए, और शिक्षकों के योग्यताओं, शिक्षकों के विशेषताओं से संबंधित एक नया अधिनियम लेके आया गया, जिसके अंतर्गत आप परीक्षा भी दे रहे हैं, आरटीई 2009। और इसी के अंतर्गत शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सी-टेट का एग्जाम, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, और राज्य स्तर पर एस-टेट का एग्जाम, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा जाता है। और इन परीक्षाओं को इसी रूप में हम व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों, अगले दिन अगले टॉपिक में हम पहला काम करेंगे, जो होगा हमारा बाल विकास का चैप्टर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिए और मास्क का उपयोग कीजिए। नमस्ते, सलाम।